हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को जो भी एक्सप्लेनेशन बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, आज उससे रिलेटेड आपको मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ यहाँ पर, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज़ करनी है और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कैसे प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी बुक में गिवन है, उसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 47 में जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नंबर 1, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय ₹40,000। यानी क्या बताया गया है कि मशीन की वैल्यू तो 16,000 से क्या हो गई है, कम हो गई है, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 40,000 से अप्रिशिएट होने मीन्स बढ़ जाना, यानी उसकी वैल्यू इतने 40,000 के अमाउंट से इंक्रीज़ हो गई। अब इसमें से क्या बताया था कल मैंने कि जब भी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है यानी कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं और स्पेसिफिक एसेट के अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सेम एज वही चीज़ यहाँ अप्लाई की है मैंने। देखिए क्या एंट्री बनाई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ मशीन हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय ₹16,000। तो क्या एंट्री बनाई हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट बाय ₹16,000। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एंट्री बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद 16,000 से एंट्री बनाने के बाद इसी में हम अभी दूसरी एंट्री हम अलग बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रिवर्स एंट्री बनेगी। रीज़न क्या है उसका, रीज़न ये है कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी एंट्री बनेगी इसी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मतलब फर्स्ट जो आपका केस गिवन है उसमें 2 एंट्रीज बनेगी। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, दूसरी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, और जब बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस कंडीशन में क्या होता है, क्रेडिट होता है, और रिलेटेड एसेट का अकाउंट डेबिट होता है। किस वैल्यू से, किस अमाउंट से बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, 40,000 से, तो 40,000 ही हमने डेबिट कर दिए और 40,000 ही हमने क्रेडिट कर दिए, ये एंट्री बना दी। अब सेकेंड जो केस है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है अ प्रोविज़न बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटेड टू ₹80,000। हमें 80,000 के डेटर्स पर 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो प्रोविज़न जब भी कोई कंपनी क्रिएट करती है तो वो कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रिएट करे तो प्रोविज़न भी बिज़नेस के लिए क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। हमने P&L अकाउंट मैंने डेबिट में शो किया है। जब हमारे ये प्रोविज़न रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पर क्रिएट होते हैं या एक्स्ट्रा इंक्रीज़ होते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, लॉस होते हैं। इसलिए हम इन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड शो करते हैं, और एंट्री क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे 4,000 किस अमाउंट पर, 80,000 का 5%। 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 इंटू 5/100 दैट इज़ 4,000। एंट्री सभी को समझ आ गई होगी कि जब भी हमारे प्रोविज़न क्रिएट किए जाएंगे तब आपको यही एंट्री बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि प्रोविज़न आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉस, और लॉसेस जब भी होंगे फर्म को तब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिलेटेड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेम एज नेक्स्ट जो केस है उसमें बताया गया प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। तो यहाँ वारंटी क्लेम का कोई प्रोविज़न इनका था, जो अलग अलग बिज़नेस में अलग अलग क्लेम्स हो सकते हैं। अभी आगे और भी बहुत टाइप के क्लेम्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व,
या क्लेम, वहाँ उससे रिलेटेड क्लेम्स हो सकते हैं। तो ये जो वारंटी क्लेम का रिज़र्व है, वो वारंटी जैसे हम अपने कस्टमर्स को वारंटी देते हैं तो उसके लिए भी एक रिज़र्व क्रिएट करते हैं, तो इनका ये रिज़र्व भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम है, जब ये बढ़ेगा तो सेम एज़ वही जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की कंडीशन में जो एंट्री शो की हमने, सेम वही एंट्री बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वारंटी क्लेम रिज़र्व या वारंटी क्लेम, आप यहाँ प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम अकाउंट भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ वारंटी क्लेम्स अकाउंट लिखा है, आप प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम अकाउंट लिख दें इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वारंटी क्लेम आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, कितने का प्रोविज़न बनाया है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। जो अमाउंट गिवन है सेम एज़ उसी अमाउंट से आप एंट्री शो करेंगे 12,000 से, तो ये आ गई आपकी 12,000 से एंट्री दोनों साइड। इस तरीके से ये एंट्रीज़ हमने जितने भी जनरली जो हम रिवैल्यूएशन में बनाते हैं उससे रिलेटेड बना दी हैं। और भी एंट्रीज़ बहुत सारी बनती हैं, वो डिपेंड करती हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन और जो भी सिचुएशन गिवन होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको लगे फर्म को लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करें और रिलेटेड अकाउंट जो भी उससे रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड लॉस है, उस अकाउंट को क्या कर दें, क्रेडिट। और जब भी आपको लगे कि फ़र्म को प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करें और रिलेटेड इनकम या रिलेटेड एसेट के अकाउंट को क्या करें, डेबिट करें, या रिलेटेड लायबिलिटी के अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट वे में समझने का इसको यही तरीका है। अदरवाइज़ अभी आप क्वेश्चन आगे आगे करेंगे तो आपको अलग अलग सिचुएशंस में ये समझ आएगा कि किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज़ करते हैं। अब सेम इन्हीं एंट्रीज़ को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है, पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या एंट्री बनाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को रिवैल्यूएशन में कहाँ शो कर दिया, डेबिट साइड। अब दूसरी एंट्री में हमने बिल्डिंग से रिलेटेड जो एंट्री बनाई है उसमें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इस एंट्री में हमने बिल्डिंग को क्या कर दिया, जब हमने बिल्डिंग को क्रेडिट किया तो बिल्डिंग अकाउंट जो है वो कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। तो ये देखिए शो कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट दो एंट्रीज़ में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और डिफरेंट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल अकाउंट्स और प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम अकाउंट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो इन दोनों को हमने कहाँ शो किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। वही जो हमने लेज़र बनाने का प्रोसेस होता है, सेम एज लेज़र पोस्टिंग, जनरल से लेज़र में पोस्टिंग कर दी और पोस्टिंग करने के बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने का भी वही वे है, क्रेडिट और डेबिट के जो टोटल्स हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार बोलती हूँ, इफ़ क्रेडिट इज़ ग्रेटर दैन डेबिट दैट इज़ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आ रहा है। प्रॉफिट कैसे आ रहा है, डेबिट साइड में 3 आइटम हैं, 16,000, 4,000 और 12,000 के। ये देखिए 16,000, 4,000 और 12,000। जबकि क्रेडिट साइड में हमारा एक ही आइटम है, वो कितने का है, 40,000 का। जब हम टोटल करेंगे 16,000, 4,000, 12,000 का तो टोटल होगा 32,000। लेकिन जब हम 40,000 से कंपेयर करेंगे तो क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमने प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है, क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप इसे शो करेंगे। और अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स के नेम और उनका रेशियो भी गिवन होता तो हम इस प्रॉफिट को यहाँ डिवाइड भी कर देते। मान लीजिए अगर ए बी 2 पार्टनर गिवन होते क्वेश्चन में, तो हम ए और बी के बीच में और रेशियो गिवन ना होता तो ये रेशियो को क्या मान लेते, इक्वल। तो 4,000 डिवाइड करके भी इसी अकाउंट में शो करते। लेकिन यहाँ मैंने कंबाइन कर दिया है। कंबाइंड इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई पार्टनर के नेम गिवन नहीं है।
तो मैंने कंबाइंड ही उस 8,000 रुपीज़ यहाँ शो कर दी हैं, जबकि आप इसे 8,000 रुपीज़ को बिना शो उसे डिवाइड करके भी पार्टनर्स के बीच में यहाँ इस अकाउंट में शो कर सकते हैं, और करते भी हैं। रूल भी यही है कि हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे डिवाइड करके शो करते हैं। लॉस किस कंडीशन में होता है? लॉस उस कंडीशन में होता है जब डेबिट ज़्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है। तब हम डेबिट साइड में जो डेबिट का एक्सेस होता है उसमें से क्रेडिट साइड को माइनस करते, और जो भी अमाउंट आता उसे हम कहाँ शो करते? क्रेडिट साइड में। किस नाम से शो करते? बाय लॉस। वही सेम लैंग्वेज लिख देते, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों में से एक ही चीज़ होगी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करेंगे। ये जो प्रॉफिट या लॉस है, इस प्रॉफिट या लॉस को ये ध्यान रखें कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। यहाँ ना न्यू रेशियो का कोई रोल होता है, ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कोई रोल होता है। यहाँ आप जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन हम पुरानी एसेट और लाइबिलिटीज़ का कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर राइट किसका है? उस पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, उनका अधिकार है। नए पार्टनर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। नया आ रहा है, इसी वजह से हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट कर रहे हैं। जब हमारी रिवैल्यूएशन और रीअसेस होने के बाद एसेट्स की नई वैल्यू को हम नई बैलेंस शीट में शो करेंगे, तब नए पार्टनर का उन पर जो भी राइट होगा वो आगे उसको कैलकुलेट आगे के अकाउंट्स में किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल नए का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नए पार्टनर को रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस में कोई शेयर नहीं दिया जाएगा, और ना ही उस न्यू रेशियो का इसमें कोई रोल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं, अराउंड 3 और 4 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बल्कि 6 क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आप करके देखें, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लें, जहां डाउट हो मुझसे पूछें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।